Hello everyone, this is Gaurav Tripathi. In today's class, we are going to discuss about the environmental studies. It means the unit number 4 of UGC NET Geography syllabus. Fourth topic is environmental studies. It means the unit which is related to the environmental and the interaction between the environment and the human being and the result of that interaction. All these topics are being included in this unit number 4. Let's start. Environmental studies में पहली यूनिट का चैप्टर 1 क्या कहता है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब जब टर्म लिखा हो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इट मींस द जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन इस सामान्य परिचय किसका? एनवायरनमेंट का. द कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट, द इवोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, ये सब जो टॉपिक है वो आपको जनरल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ना है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कंपोजिशन ऑफ द एनवायरनमेंट, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, हाउ इट इमर्ज, ये सारा जनरल इंट्रोडक्शन आपको इस टॉपिक में मिलेगा. दूसरा चैप्टर क्या है? सेकेंड चैप्टर इज इकोलॉजी एंड ह्यूमन इकोलॉजी. दो है इकोलॉजी. अब यहां पे आपको अगर टर्म लिखा हुआ है इकोलॉजी, इकोलॉजी नेचर यानी इकोलॉजी की प्रकृति, मीनिंग. इसके अलावा यहीं पर आपको इको सिस्टम भी स्टडी करना होता है, यानी परितंत्र. तो एक तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, और दूसरा इकोसिस्टम जिसे हम परितंत्र कहते हैं. ये दोनों एक साथ आपको पढ़ने हैं. फिर एक जो एडवांस टॉपिक इसमें ऐड किया है जिससे कहते हैं हम ह्यूमन इकोलॉजी यानी मानव पारिस्थितिकी. मानव पारिस्थितिकी, ये याद रखेंगे. तो ह्यूमन इकोलॉजी यानी मानव पारिस्थितिकी. ये टॉपिक आपको जब इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन का इससे इंटरेक्शन पढ़ेंगे, और उस इंटरेक्शन से जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट में एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, वो आपको ह्यूमन इकोलॉजी के सेक्शन में स्टडी करना होगा, यानी मानव पारिस्थितिकी के सेक्शन में. नेक्स्ट, फिर पोषण स्तर तथा ऊर्जा प्रवाह. जब आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं, इस इकोसिस्टम में जो फूड का प्रोसेस है वो कैसे चलता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे फॉर्म होता है, और जो ये पूरा फॉर्म है वो इकोसिस्टम में आपको स्टडी करना होगा. क्या? फूड चेन. आपको स्टडी करना होगा क्या? फूड वेब. फूड चेन स्टडी करना होगा, फूड वेब स्टडी करना होगा. ठीक. उसके अलावा इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पिरामिड जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड. आपने देखा होगा आपके सिलेबस में इस तरीके की पिरामिड के शेप बने होते हैं जो बायोमास के फॉर्म में यानी जैवभार के फॉर्म में, या जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसके फॉर्म में, जीव संख्या पिरामिड जिसे हम कहते हैं. तो इस तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी आपको स्टडी करने होंगे
along with biome, along with the natural vegetation। अब देखिए आता है जैव भू रासायनिक चक्र, तीनों आपस में रिलेटेड है। इकोलॉजी इज अ साइंस, इकोसिस्टम इज द फंक्शनिंग यूनिट, एंड इन इकोसिस्टम द एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के एलिमेंट उनका क्या होता है, उनमें साइकिल चलता है, यानी उनमें क्या होगा, चक्र होगा। जैसे कौन कौन से साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, जैसे हाइड्रोजन साइकिल, एज नाइट्रोजन साइकिल, एज वाटर साइकिल। तो ये जितने साइकिल्स हैं ये सब आपको पढ़ने होते हैं। ऐसे फास्फोरस साइकिल भी है, तो ये सारे साइकिल्स आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स, यानी जो पर्यावरण के संगठक हैं उनके ये एलिमेंट है, और इन्हीं का रिवर्सिबल होता है। एक बार ये हम यूज करेंगे, फिर इन्हें रिलीज करेंगे, फिर ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे और फिर हमारे यूज के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो थ्रू दिस साइकिल्स द एटमॉस्फेयर रन्स, इन्हीं साइकिल से एटमॉस्फेयर रन करता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इसे अलग से देखिए यहां मेंशन है, यानी फूड चेन एंड फूड वेब अलग से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। तो पहला तो आपको इसका कॉन्सेप्ट स्टडी करना होगा, और दूसरा नेचर भी समझना होगा, यानी इसकी प्रकृति और इसके कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करने होंगे। आसान टॉपिक है, लेकिन जब कभी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है तो हम थोड़ा सा उलझ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पारिस्थितिकी पिरामिड, ये वही टॉपिक है जो मैंने एक साथ वहां लिख दिए हैं, वो अलग अलग यहां पे लिखे हुए हैं कि इसमें आपको इकोलॉजिकल पिरामिड भी स्टडी करना होता है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या क्या, एक बायोमास पिरामिड एंड बायो नंबर, जीव संख्या और जीव भार, जीव भार, जीव संख्या। इसके अलावा एनर्जी या ऊर्जा पिरामिड। ठीक, नेक्स्ट, मानव पारिस्थितिकी अंतर संबंध। देखिए, दिस इज अर्थ, यानी जिसे हम हैबिटाट कहते हैं, या जिसे हम आवास कहते हैं। अब ये हैबिटाट या आवास जो है, इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट, एक फिजिकल जैसे वाटर, जैसे लैंड, जैसे एयर, जैसे टेम्परेचर, और दूसरा जो कि बायोलॉजिकल है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन। दे इंटरैक्ट्स, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और इस इंटरैक्शन से जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और उसका जो इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट हमें पढ़ना है। तो मानव पारिस्थितिकी संबंध और उसका इंपैक्ट कि इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय नैतिकता और संकट, इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड उसका क्राइसिस, कि वर्तमान में
जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है, इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब ये है प्लांटेशन से है, फॉरेस्टेशन से है, डिफॉरेस्टेशन से है, द इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, द बायोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट, द बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो पूरा टर्म्स है ये बायोलॉजी, ये इन्वायरमेंटल एथिक्स, और उसी में क्या है गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी का। तो पर्यावरणीय नैतिकता और संकट, ठीक है, इसी में डीप इकोलॉजी भी एक टर्म है। देखिए आगे है पर्यावरणीय नैतिकता तथा गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी। तो जब हमने ह्यूमन और उसका इंटरेक्शन पढ़ा, ह्यूमन और उसके इंटरेक्शन से जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उन इन्वायरमेंटल चेंजेस को भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ये भी आपके सेक्शन में है। ठीक है, अब आते हैं डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी में क्या है, ये इन्वायरमेंटल फिलॉसफी एंड जो सोशल मूवमेंट बेस्ड है, यानी पर्यावरण की फिलॉसफी, जो मूवमेंट है, आंदोलन है, इन सब पे बेस्ड जो स्टडी है उसे हम कहेंगे डीप इकोलॉजी। ठीक है, तो नेचर के वैल्यूज, ह्यूमन इंटरेक्शन, ये सारी बातें डीप इकोलॉजी का पार्ट है। जो वैल्यू है वो भी किसकी है, वो डीप इकोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय संकट तथा आपदाएं। अब देखिए दो अलग अलग बात है। एक है संकट, संकट मतलब स्लोली आ रहा है, ड्रॉट है, डेजर्टिफिकेशन है, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सब क्या है, ये सब संकट है, धीरे धीरे आता है। जबकि डिजास्टर जैसे स्टॉर्म, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, महामारी, ये सब क्या है, ये सब एकाएक आ रहे हैं। बाढ़, फ्लड एकाएक आ गया, लैंडस्लाइड एकाएक हो गया। तो ये अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब क्या है, ये सब डिजास्टर्स हैं। तो हमें इन्हें भी स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अध्ययन में। बेसिक्स हमारा रेफरेंस क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। जैसे जब हम लैंडस्लाइड पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, तो वहां पे जो हमारा बेस होता है वो क्या है, वो बेस हमारा क्रस्ट का मटेरियल, उसका मूवमेंट है। और जबकि यहां पर क्या है कि इन्वायरमेंट पे उसका इंपैक्ट, हाउ दे मेड एंड व्हाट इज द इंपैक्ट। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय समझौते और कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ और भी चीजें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है, अर्बन हीट आइलैंड बहुत चर्चा में है। जो आजकल नगरीय गुंबद का एक कॉन्सेप्ट आया है,
कि शहर कैसे नगरीय गुंबद बन रहे हैं। इसके अलावा पोल्यूशन, यानी प्रदूषण इसी का पार्ट है। इसमें कुछ और हिडन टॉपिक्स हैं। लैंड डिग्रेडिएशन यानी भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण। तो ये टॉपिक्स आपको इसी डिजास्टर्स और संकट वाले में स्टडी करने हैं। अब ये पूरा प्रोसेस हो गया, तो अब क्या करना है, इन प्रोसेसेस को खत्म करने के लिए जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और ट्रीटीज हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड ट्रीटीज, अब उसमें क्या, इसे लीगल फ्रेमवर्क पढ़ने हैं हमें। कानूनी बाध्यकारी समझौते भी हैं, उन्हें भी पढ़ना है। इसके अलावा हमें इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, पर्यावरणीय नीतियां, अब देखिए इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनकी स्टडीज हैं, और इनकी जो ट्रीटीज यानी संधियां हैं, ये आपके इस चैप्टर का स्टडी पॉइंट है। ठीक है, इसी में इंटरनेशनल ट्रीटीज भी आती हैं, आगे उसका टॉपिक होगा अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और उनकी नीतियां, ये सब लगभग वही बातें हैं। ये देखिए आ गया ब्रंटलैंड कमीशन, तो ये किससे रिलेटेड है। अब इसके लिए ब्रंटलैंड कमीशन लिख दिया ना, तो हमें क्या पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें क्या पढ़ना होगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना होगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब वही टॉपिक हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, एजेंडा 21, पेरिस एग्रीमेंट, देखिए सब एक ही कर गए हैं। एजेंडा 21, अब जब एजेंडा 21 आ गया मतलब क्या, मतलब आपको अर्थ समिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब आपको कॉप पढ़ना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और जितने भी कॉप हो रहे हैं अभी तक का 27-28 तक, वो सब पढ़ना है आपको। मतलब उसमें से इंपॉर्टेंट 21 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, 26 इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट कॉप हैं वही आपको उनकी मेंशन चीजें आपको पढ़नी है। फिर देखिए वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही नहीं पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़ना है। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़िए तो क्यों ना आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी एक बार देख लीजिए, कब पूछ ले, क्या भरोसा है। तो दैट्स वाई ये दोनों टॉपिक। फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉप का ये भी हिस्सा है, इसलिए ये पढ़ना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कॉप जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आपने कॉप नहीं पढ़ा है तो अभी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही होती है, और उन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ही उस एजेंडे को दोहराया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है, उसे रीचेक और रीकरेक्ट किया जाता है। तो अगर ये कॉप से आप रिलेटेड नहीं होंगे, वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, तो शायद मुश्किल हो जाए। तो ये आज का टॉपिक, जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 यानी एनवायरमेंटल स्टडीज के सिलेबस को डिस्कस किया है, उसके टॉपिक्स को समझा है कि क्या आपको पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, गुड लक।